अच्छा, सॉलिड स्टेट का किसी को भी थोड़ा बहुत आइडिया कि जैसे हमें काफी हद तक लिक्विड लिक्विड स्टेट तो हमें बहुत अच्छे से पता ही है, क्योंकि 12th में टॉपिक ही हम लोगों ने पूरा चैप्टर ही उसके बेस पर बात करी थी। ठीक है, गैसेस स्टेट का आइडिया है? स्टेट में अगर मैं बात करूं, एक गैस है, ठीक है, एक सॉलिड है, ठीक है, और एक लिक्विड है। ओके, लिक्विड सॉल्यूशन का तो बहुत अच्छे से आइडिया है, क्योंकि 12th में हमारा टॉपिक ही था। ठीक है, गैस के बारे में क्या आइडिया है आपका, बताओ। किसी को कोई आइडिया गैस के बारे में कि गैसियस स्टेट में क्या सिचुएशन रहती है? सर आइडियल गासेस, रियल गासेस वैसे खुद से पढ़ी। हाँ, तो दैट मीन्स पीवी इजिकल टू एनआरटी पता है आपको? पीवी इजिकल टू एनआरटी का आइडिया पता है? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऐसा कुछ याद आ रहा है? यस। ठीक है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये कहां पर बात हुई इसकी? चैप्टर 1। चैप्टर 1 मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में बात हुई है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये कहानी कहाँ की थी? ये गैसियस स्टेट की कहानी थी। ठीक है, जो हमने कहीं ना कहीं लिक्विड सॉल्यूशन में इंटीग्रेट करी है। सॉलिड के बारे में आज तक कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है कि सॉलिड स्टेट जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे, किस बारे में? या सॉलिड स्टेट की कोई इक्वेशन होती है, जैसे कि कहीं ना कहीं हम जब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो रॉड्स लॉ की बात करते हैं, हेनरी लॉ की बात करते हैं। ठीक है, हम लिक्विफिकेशन सब की बातें करते हैं। ठीक है, गैस में हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन तो है ही। ठीक है, ऐसा कुछ भी सॉलिड स्टेट के बारे में आइडिया पहले से? स्ट्रक्चर्स और कंपैक्टनेस के बारे में बात करेंगे सर। क्या क्या रिपीट करना? स्ट्रक्चर और किस तरीके से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं हाँ, कंपैक्ट से। स्ट्रक्चर और किस तरीके से फॉर्म होते हैं और किस तरह की पैकिंग। अच्छा, मैं तुम्हें अगर बात करूं, ठीक है, जैसे काफी डिफरेंट आयरन मेटल का आप समझते हो, मेटल जो आयरन मेटल है, ठीक है, एक तरफ वो है, और एक तरफ तुमने चौक देखी है, कैल्शियम कार्बोनेट की चौक। ठीक है, जो CaC3 व्हाइट चौक जिसे बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं, ये भी सॉलिड है जो हमारा चौक है, और जो मेरे आयरन रोड है वो भी चौक है। इनमें फर्क किस चीज का है? ब्रिटलनेस। इनमें फर्क किस चीज का है? ब्रिटलनेस, स्ट्रेंथ को लेकर बात कर सकते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, कि चौक को तोड़ना आसान है और आयरन की रोड को तोड़ना उस तरह से मुश्किल है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो बॉन्ड हैं उनमें फर्क है। यही तो बोल पाएंगे या कुछ और बोलेंगे? क्लियर? अच्छा, एक मतलब टाइप किया। पैकिंग एफिशिएंसी अलग टाइप का। अच्छा, तो आपने कभी बिस्मथ का वो देखा है, क्रिस्टल? ट्यूब्स टाइप का होता है सर। किस टाइप का होता है? मतलब ऐसे ट्यूब के ऊपर ट्यूब से लगे रहते हैं, बहुत अजीब तरीके से दिखता है। अजीब तरीके से, मैं एक बार यहाँ तुम्हें अगर दिखा पाऊँ, जाओ एक मिनट। मैं स्क्रीन पे ही आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन पर? स्क्रीन यस सर। विजिबल है? ठीक है, जो बिस्मथ क्रिस्टलाइज करता है वो इस तरह से करता है। ठीक है, काफी मल्टी कलर्स एंड अरेंजमेंट इस तरह से, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं होते। ठीक है, उस सेंस में। बट आयरन को जब क्रिस्टलाइज करते तो वो अलग तरह से करता है। ठीक है, गैलियम आपको पता है हाथ पे हथेली पे पिघल जाता है। यस सर। गैलियम आपको पता है अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर ही क्या हो जाता है, वो लिक्विड हो जाता है। ठीक है, बट आयरन तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग तरह के मटेरियल का स्ट्रक्चर होना या उसकी प्रॉपर्टी होना, ये कहीं ना कहीं उसकी पैकिंग पे डिपेंड कर रही है।
कि कैसे इंटरनली वो चीज। अच्छा, आपने देखा होगा भूकंप आने पर ना काफी सारी बिल्डिंग जो है ना वो उसको मतलब अर्थक्वेक पर होल्ड नहीं कर पाती हैं। काफी सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं अर्थक्वेक में या कोई भी छोटे माइनर्स डिजास्टर में। ठीक है, जैसे मान लो बाढ़ आ गई तो कुछ बिल्डिंग जो है वो बाढ़ के साथ बह जाती है, बट सब बिल्डिंग नहीं बहती। ठीक है, मतलब कुछ रुक जाती है, कुछ रह जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है कि मतलब एक तरह का सिस्टम तो नहीं है। मतलब जब हम लोग बिल्डिंग भी बिल्ड करते हैं उसमें भी अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की बात आती है। तो कहीं ना कहीं पूरी कहानी जो है वो एक माइनर लेवल पर है कि कैसे आपने उस चीज को बिल्ड किया और उस वे में ही उसका स्ट्रक्चर या उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिसाइड होती है। क्लियर है? ठीक है, तो इन सारी कहानी मतलब कि कैसे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, कैसे एक अच्छा सॉलिड बनता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर के बैकएंड में। ठीक है, उन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो हमारी ये वाली जो क्लास है, ठीक है, एवरी मंडे ये दो चीजों को कंटेन करेगी। ठीक है, मैं भी क्लियर कर देता हूं। हम इसमें हाफ पार्ट में जो है वो फिजिकल लेंगे और हाफ पार्ट में हम लोग इनऑर्गेनिक लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक भी हमें साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो सॉलिड स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, बट पहले हम लोग सॉलिड की बात यहां से करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट। अच्छा, ये नोट्स जो है आपको साथ साथ लिखने हैं क्योंकि आपके पास कोई अदर नोट्स इस फॉर्मेट में नहीं होंगे। ठीक है, एंड क्वेश्चंस भी हम साथ में लेंगे और इसकी जो वर्कशीट है, ठीक है, जो भी ये लोग हैं, मैं एक ग्रुप अलग से मंडे वाला जो ग्रुप है, ठीक है, वो अलग से बन जाएगा जिसमें मतलब जो लोग इसमें टारगेट वाले एक तो सारे बच्चे रहेंगे ही। ठीक है, और जो लोग अटेंड करेंगे वो उस बैच में रहेंगे। ठीक है, चलो सॉलिड स्टेट को सबसे पहले हम क्लासिफाई कर लेते हैं। आपने डायमंड देखा है? डायमंड का अपीयरेंस को आइडिया होगा। और एक तरफ मैं बोलूं जैसे चौक वाला सिस्टम, एक तरफ डायमंड है और एक तरफ क्या है, चौक जो है। इनमें क्या फर्क है चौक और डायमंड में? डायमंड रिजिड है बहुत ज्यादा, डायमंड रिजिड है बहुत ज्यादा और ब्रेक करना मुश्किल है, ब्रेक करना मुश्किल और ज्यादा स्ट्रेंथ वाली चीज है वो। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है वो सब बहुत ज्यादा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टल उसका डायमंड का जो है बहुत ज्यादा। अगर मैं मोटे तौर पर अगर मैं दो वर्ड बोलूं तो तुम किसको किस में डालोगे? एक वर्ड है क्रिस्टलाइन, ठीक है, और एक वर्ड है अमोरफस। डायमंड क्रिस्टलाइन होगा, डायमंड क्रिस्टलाइन होगा, अमोरफस क्या होगा? चौक होगी। ठीक है, क्लियर है? तो हम इसके बेसिस पे ही क्लासिफाई कर लेते हैं। लिखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक साइड पर हम ले लेते हैं क्रिस्टलाइन और एक तरफ अमोरफस। ठीक है, एक डिफरेंस बिटवीन जो है वो भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसके पॉइंट जो हैं वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं, क्रिस्टलाइन का क्या होता है ना, एक प्रॉपर पैटर्न होता है। क्रिस्टलाइन में कुछ भी रैंडम नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं कि क्रिस्टलाइन में अगर मैं लेयर स्ट्रक्चर की बात करूं कि एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो लेयर ना इस तरह से रहेंगी जैसे ए के बाद में बी लेयर है, बी के बाद में सी लेयर है, उसके बाद से फिर से वही रिपीट हो जाए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी। मतलब एक प्रॉपर पैटर्न में जो है वो क्रिस्टल बनता है। बट अमोरफस में क्या, कुछ भी रैंडम है। ठीक है, जैसे ए लेयर फिर बी आ गई, ठीक है, बी लेयर फिर क्या आ गई, सी आ गई, सी लेयर फिर मान लो ए आ गया, या कुछ भी रैंडम आ गया, बी के बाद ए आ गया फिर बी आ गया। ठीक है, रैंडम स्ट्रक्चर अरेंजमेंट रहता है अमोरफस में, जिसकी वजह से जो पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं रहता। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, constituent particles are arranged in fixed pattern for long distance। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब
सॉलिड स्ट्रक्चर में दूर तक वही पैटर्न फॉलो होता जाता है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूं दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट particles are arranged in arranged randomly or having short range पैटर्न। देखो छोटे पैटर्न तुम्हें मिल सकते हैं उसमें, ठीक है, बट एक लॉन्ग पैटर्न जो है वो अमॉर्फस में नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि अभी एक पॉइंट बात हुई थी कि जो डायमंड है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जाकर इनके जो क्रिस्टल हैं, ठीक है, वो ब्रेक करते हैं। अच्छा, मेल्टिंग का मतलब समझ लो, मेल्टिंग वो सिचुएशन है जब ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जब वो टूट जाए, ठीक है। जैसे तुम्हें पता है ना आइस के अंदर क्या केज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि जो केज लाइक स्ट्रक्चर है उसका वो ब्रेक कर देना। सॉलिड स्ट्रक्चर या सॉलिड क्रिस्टल जो होता है, ठीक है, उसको ब्रेक करने वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो इनके स्ट्रक्चर बहुत प्रॉपरली पैटर्न में रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी लगती है उनको तोड़ने में। तो दैट इज हैविंग, एक तो पहले तो पॉइंट लिखा रहा हूं शार्प को लेकर, हैविंग शार्प और डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आइस है, तो आइस में क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर सब टूट जाता है, ठीक है। बट जैसे अमॉर्फस वाले सिचुएशन में क्या होता है, इसमें एक रेंज दी जाती है मेल्टिंग पॉइंट की, कि मान लो जैसे किसी मिक्सचर को जब हम गर्म करते हैं तो हम बोलते हैं कि जैसे 200 डिग्री सेल्सियस पर वो गर्म होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड पूरा जो वो गर्म होना मतलब मैं बात करूँ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड वो प्रोसेस जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस तक चला। कहने का मतलब 200 पर स्टार्ट हो गया है, 250 पर कंप्लीट हुआ है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर रहती है अमॉर्फस वाली कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो एक पॉइंट नहीं आएगा जिसमें सारा अरेंजमेंट टूट जाए, ठीक है। तो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर इसमें होता है। तो देयर इज नो शार्प melting point, they melt over a range of temperature। क्लियर। अब एक चीज होती है कि जो एंथैल्पी हमारा मेल्ट करने में लगती है उसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर फिक्स है तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा। बट यहाँ क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। कभी किसी अमाउंट, सेम अमाउंट पे ज़्यादा एनर्जी, कभी किसी में कम एनर्जी, इज नॉट फिक्स्ड। फोर्थ पॉइंट। अच्छा, डायमंड को अगर मैं कट करता हूँ, ठीक है, तो जो कटिंग वाला जो सरफेस होता है वो कैसा आएगा। अगर मैं डायमंड को कट कर रहा हूं तो कटिंग सरफेस कैसा दिखता है, क्लीन दिखता है या रैंडम दिखता है, क्लीन। ठीक है। और अगर मैं चौक को कट करूं तो चौक या प्लास्टिक को कट करें, मतलब मान लो जैसे कुर्सी होती है, अगर वो कुर्सी को कट करते हैं हम लोग उस सेंस में क्या होता है, रैंडम होता है, रफ होता है, ठीक है। तो रफ वाला सिचुएशन किसका होता है, वो अमॉर्फस का होता है। तो क्रिस्टलाइन में अगर हम बात करें तो इट गिव क्लीन क्लीवेज when cut, and fourth no clean cleavage, ठीक है। अच्छा, एक टर्म होता है दैट इज एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। एंड फिफ्थ इज आइसोट्रोपिक। पहले मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ फिर इसके बारे में बात करते हैं।
एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? दैट इज डिफरेंट properties in different direction. And isotropic का मतलब that is same properties in different direction. Same properties in different direction. ठीक है, देखो जैसा केक समझते हो आप लोग, केक केक का जो अरेंजमेंट होता है ना वो प्रॉपर होता है। प्रॉपर इन द सेंस जैसे केक की लेयर देखी होगी आपने कि एक बेस लेयर है ब्रेड की, फिर क्रीम की लेयर है, बेस लेयर, फिर उसके ऊपर ब्रेड की लेयर, क्रीम की लेयर, इस तरह से क्या होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, वो अमोर्फस तो नहीं होता, रैंडम होता है। क्या केक का जो सिचुएशन है वो रैंडम होता है या प्रॉपर होता है? प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर रहता है, तो उसे क्रिस्टलाइन में हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी मिड पॉइंट पर जाऊं, मतलब केक के किसी पॉइंट पर जाऊं मिड में, और मैं राइट में जाता हूं, केक में क्या जा रहा हूं, राइट में ट्रेवल कर रहा हूं, मिड पॉइंट से राइट में ट्रेवल कर रहा हूं। अगर मान लो मैं ब्रेड वाली लेयर में हूँगा तो मेरे राइट में क्या आएगा, ब्रेड ही आएगा। समझ में आ रहा है? अगर मेरा पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, ब्रेड वाली लेयर पे लाई कर रहा है, तो मैं राइट या लेफ्ट जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे? ठीक है, सिर्फ ब्रेड मिलेगा, या क्रीम वाले पे लाई कर रहा हूं तो सिर्फ क्या मिलेगा, क्रीम मिलेगा, अगर मैं एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करूंगा तो। ठीक है, बट अगर मैं वाई में ट्रैवल करूंगा तो वाई में क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। वाई में कभी ब्रेड मिलेगा, कभी क्रीम, क्रीम का ब्रेड, इस तरह से। मतलब जो चीज एक्स में मिली वो मुझे वाई में मिली क्या? नो, नहीं मिली। ठीक है, अब दूसरी बात, मान लो जैसे कि हमारे पास यहाँ मान लो ये अनुष्का है। ठीक है, अनुष्का किसी बर्थडे में गई और उसे केक खाने को नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि उसे ज्यादा केक चाहिए था, उसे थोड़ा सा केक मिल रहा था, तो इसने क्या किया, गुस्से में क्या किया, वो केक को ना क्या कर दिया है, गुचुड़ मुचुड़ कर दिया। समझ गया? जो केक इसे मिला था, जो छोटा पीस मिला था, उसको क्या कर दिया इसने, गुचुड़ मुचुड़ कर दिया, और उसके बाद इसने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, इसे बाद में पता चला कि केक जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, और गुचुड़ मुचुड़ करा हुआ जो केक है वो इसके आसपास ही रखा हुआ है। गुचुड़ मुचुड़ में समझ गया ना, क्रीम ब्रेड के साथ मिक्स हो गई है प्रॉपरली। ठीक है, अब इसे लास्ट में लगा के, केक तो मिलने वाला है नहीं, तो क्यों ना जो अपना ही बर्बाद किया केक है इसको ही निपटा लिया जाए। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो अब बनेगी, ठीक है, जब ये खाने जाएगी तो इसको हर एक बाइट में कैसा आएगा, सिमिलर टेस्ट आएगा या नॉन सिमिलर आएगा? सिमिलर कलर आएगा। हर एक बाइट में क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ठीक है, बट ये सिस्टमेटिक तो नहीं, क्योंकि गुचुड़ मुचुड़ करने से क्या हो गया, मिक्स हो गया। दैट मीन्स कोई फिक्स पैटर्न नहीं बचा, कोई लेयर फिक्स नहीं रही। ब्रेड क्रीम की ये प्रॉपर लेयर थी। ठीक है, अब तो इसने क्या कर दिया, सब रैंडम कर दिया। ठीक है, बट इसको हर एक बाइट में सेम टेस्ट नजर आ रहा है। किसी तरह से भी खाए, वो इधर से स्पून उठाए, उधर से उठाए, इधर से या ऊपर से। ठीक है, इसे क्या आ रहा है, सेम तरह का टेस्ट आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, दैट मीन्स जो चीजें रैंडम है, ठीक है, वो सिमिट्री रखी हुई है। समझ में आ रही है? जो चीजों में रैंडमनेस है, ठीक है, उसमें क्या है, एक सिमिट्री है। क्लियर, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? यस। ठीक है, तो इसलिए अमोर्फस जो कंडीशन होती है वो आइसोट्रोपिक होती है। हमें लगता है ऐसा है कि क्रिस्टलाइन को आइसोट्रोपिक होना चाहिए था। ठीक है, बट होता कौन है, हमारा अमोर्फस फॉर्म आइसोट्रोपिक होती है। तो क्रिस्टलाइन इज एन आइसोट्रोपिक, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं, कि कोई चैट पे कुछ लिख रहा है, चैट वाला चीज दिख नहीं रहा मुझे। ब्रिटलनेस, अच्छा ओके ठीक है, अब स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको हम लोग ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं इनको हम या तो सूडो सॉलिड बोलते हैं,
ठीक है, या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड का सेंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तुमने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या कि जैसे जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो विंडो में लगे हुए ग्लास होते हैं, जो शीशे लगे हुए होते हैं ना विंडो में या कहीं भी जो ग्लास लगे हुए होते हैं, ठीक है, जब बिल्डिंग्स मान लो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल पुरानी टाइप की बिल्डिंग्स, तो ऐसा कुछ सिचुएशन नज़र आता है कि जो ग्लास है जब लगाए गए थे तो वो यूनिफॉर्म थे। यूनिफॉर्म मतलब ऊपर से नीचे लेकर क्या थी, थिकनेस क्या थी, सेम थी। ठीक है, मान लो जैसे टी थिकनेस थी। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है कि गिलास जो है ना वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाता है। फ्लो मतलब कि अब जो है ना वो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, मतलब ऑल्दो ये तो मैंने ज़्यादा तो उसमें बना दिया, ठीक है, बट ग्लास नीचे की तरफ फ्लो कर जाता है तो थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है। ग्लास जो है हमारा अमोर्फस फॉर्म है, ऑल्दो लगता है मतलब, बट इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो सैंड एंड इन सबसे मिलकर बना होता है, अमोर्फस पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाता है, वो फ्लो करके नीचे ना थिकनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये, अब फ्लो करना किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लो कौन करता है, फ्लो सॉलिड थोड़ी करता है, फ्लो कौन करता है, लिक्विड करता है या गैस करते, फ्लूइड की बात अगर हम लोग करें। ठीक है, तो इसे वही बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। जो वर्ड कहीं ना कहीं आया है वो इस सेंस में ही आया है। क्लियर है? ठीक है, लेकिन सर वो ऐसे पानी पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं तो बोल रहे हैं, या मतलब लिक्विड ही है? नहीं नहीं, लिक्विड है नहीं, अमोर्फस के पार्टिकल्स जो हैं क्योंकि प्रॉपरली अरेंज उस सेंस में नहीं है, ठीक है, तो वो ग्रेविटी से फ्लो कर जाते हैं क्योंकि अरेंजमेंट में वो फिक्स्ड नहीं है ना, उस रीजन की वजह से। ठीक है, लिक्विड है नहीं, वो सुपर कूल्ड लिक्विड उस सेंस में बोला गया है उसके फ्लो वाले नेचर को लेकर, क्योंकि गिलास है तो सॉलिड ही है ना। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि गिलास लिक्विड है, बट उसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो फ्लो की वजह से। ठीक है, सर आइसोट्रोपिक मतलब सिमेट्रिक? आइसोट्रॉपिक मतलब हाँ, हर एक डायरेक्शन में सेम, सिमेट्रिक बोल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, सर वो मेटल थर्मोस में लाइक हम जब लेते हैं मेटल को ज्यादा गर्म कर देते हैं तब भी तो वो लिक्विड टाइप में बन जाता है, तो कौन वो मेटल क्या थर्मस है? की किसकी बात कर रहे हो? मतलब मेटल जिसमें हम बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो वो एकदम लावा टाइप में बन जाता है, तो वो भी तो फिर बहने लग जाता है लाइक नहीं तो लिक्विड ही अब तो है। एक बात बताओ, क्या हर चीज बहने वाली चीज को फिर हम क्या अमोर्फस बोलेंगे? नहीं नहीं। हाँ, तो वही वाली बात होगी ना, बहने को पानी भी बह रहा है। ठीक है, हम तो बस ये बता रहे हैं कि फ्लो वाले नेचर की वजह से लिक्विड सेंस बताया, क्योंकि ग्लास की ये प्रॉपर्टी है, अमोर्फस की ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हुई है कि ऐसा फ्लो आया है क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, उसके बेस पर इसे नाम वर्ड दिया गया, दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, ना ये एग्जांपल्स लिखो क्रिस्टलाइन और उसके। ठीक है, जैसे आइस हो गया जो प्रॉपर कंपाउंड है, डायमंड हो गया जो प्रॉपर अरेंजमेंट में बनता है। डायमंड आपको पता कैसा होता है, डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ आइडिया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। डायमंड क्या होता है, कार्बन, कार्बन कनेक्टेड होता है ना, कार्बन से कार्बन कनेक्टेड, फिर कार्बन से फर्दर कार्बन कनेक्टेड। ठीक है, इस तरह से इधर हो गया, इस तरह के अरेंजमेंट में रहता है, तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, कोई रैंडम नहीं है, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इस सेंस में ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेयर बाय लेयर रहती है और लेयर की स्पेसिंग क्या होती है, फिक्स रहती है। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, क्रिस्टलाइन है। जितने भी मेटालिक सॉलिड हैं हमारे, वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन हैं। अलॉयज जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं वो भी सारे क्रिस्टलाइन हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो डायरेक्टली पूछे ऐसे, जैसे बेंजोइक एसिड, ठीक है, नेफ्थलीन, कैम्फर, ठीक है, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स मटेरियल जो होते हैं वो जो घड़ी में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ तुम्हें पता है कि लाइटर जो है वो भी लाइटर में भी यूज़ होता है क्वार्ट्स, जो गैस लाइटर होते हैं ना, ठीक है, उसमें भी क्वार्ट्स यूज़ होता है। गैस लाइटर काम कैसे करता है, कोई आइडिया? अंदर एक चिंगारी टाइप में होती है, वो चिंगारी वो क्यों आती है, मतलब ऐसा क्या है जो चिंगारी आ रही है? जैसे जैसे देखते हैं ना सर, वो पत्थर गिरते हैं तो चिंगारी निकलती है, वैसे ही बहुत स्पीड से वो दो पत्थर स्ट्राइक करते हैं अंदर की। दो पत्थर स्ट्राइक करते तो वो टूटते नहीं है? टूटते तो नहीं है। तो हम जब पत्थर स्ट्राइक करते हैं तो पत्थर स्ट्राइक करने पे टूटते भी तो हैं। जब फिर नया खरीद लेते हैं ना उसके बाद, मतलब जब चलता नहीं है तो। नहीं तो इतनी जल्दी खराब तो नहीं होता है ना। सर ये इंडक्शन वाला होता है। इंडक्शन वाला होता है एक्चुअली। एक टाइप के मटेरियल होते हैं, क्वार्ट्ज इज वन ऑफ देम, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं इनको, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जब उन पर मैकेनिकल स्ट्रेस डालते हैं, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल उनको बोलते हैं जिन पर जब मैकेनिकल स्ट्रेस डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हम लोग जो जब दबाते हैं ना उसे, ठीक है, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है जो हम दे रहे हैं, ठीक है। उसमें क्वार्ट्स लगा है जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, जो मैकेनिकल स्ट्रेस को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ऐसा नहीं वो पत्थर वो नहीं चल रहा है कि पीछे चले गए हैं हम लोग 300-400 साल पुराना, कि पत्थर घिस के चिंगारी से हम लोग, ऐसा वाला नहीं सीन है बेटा, ठीक है। ये टाइप ऑफ मटेरियल है जो कि देखो, कभी अगर लाइटर वैसा होता है, रीज़न खराब होने का लाइटर का ये होता है कि उसका अलाइनमेंट अंदर का वैसे बिगड़ता है, ठीक है। बाकी वो चलता ही रहता है, लाइटर तो काफ़ी लॉन्ग लाइफ सिचुएशन में चलता है, ठीक है। अब देखो इधर देखो, अमोर्फस में जैसे ग्लास है, जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सारे अमोर्फस हैं, तो रबर भी पॉलीमर है, ठीक है। जितने प्लास्टिक में, यहाँ पॉलीमर ही लिख दूँ, पॉलीमर्स काफ़ी सारे जो हैं वो प्लास्टिक फॉर्म में हैं, सारे के सारे क्या है हमारे अमोर्फस हैं। पॉलीमर के कुछ नाम याद है क्या? डेक्रॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, डेक्रोन हो गया, पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, नाइलॉन्स हो गए सारे, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर्स जितने भी फाइबर्स हैं वो सारे हो गए, फाइबर में ही आएगा नाइलॉन, जितने भी नाइलॉन 66 नाइलॉन ये सब, ठीक है। अच्छा, एक होता क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है, मतलब होता ग्लास है बट अपीयरेंस लाइक क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज अलग चीज है, देखो यहाँ क्वार्ट्ज जो है ना वो क्रिस्टलाइन ही है, क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो अमोर्फस है, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है। चले आगे। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो हमने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के ऊपर किया विद एग्जांपल। एग्जांपल बहुत काम के हैं क्योंकि पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। बॉन्डिंग के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। आप एक बार स्टार्टिंग से दिखा सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर सिलिकॉन से बनी हुई चीजें भी अमोर्फस में आएंगी? सिलिकॉन से बनी हुई चीज़ें, अब सिलिकॉन में डिपेंड करता है कि प्योर सिलिकॉन है तो नहीं, प्योर सिलिकॉन का अरेंजमेंट प्रॉपर ही रहेगा। नहीं, जैसे आपने अभी क्वार्ट्ज ग्लास के बारे में बताया, तो उसमें तो वो अमोर्फस नहीं था। तुम सिलिकॉन, ये सॉफ्ट सिलिकॉन इसकी बात कर रहे हो क्या? सर सिलिकॉन ही तो डलता है इसमें क्वार्ट्ज ग्लास में। सिर्फ सिलिकॉन नहीं होता बेटा, सिलिका वो SiO2 एंड बहुत मल्टीपल हैं, सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंट नहीं है। सिंगल कंस्टिट्यूएंट प्योर फॉर्म में रहेगा तो वो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट बना लेगा, ठीक है। एक कंपोनेंट नहीं है उसमें। अच्छा, मतलब कुछ और है। हाँ और भी हैं, बाइंडिंग मटेरियल्स भी हैं जो इतने प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है। यस। देख लिया ऊपर से नीचे तक? चलो आगे बात करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्डिंग के बेसिस पर, जो हमारे जो हमने पढ़ लिए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, उनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए बस, थोड़ा सा हल्का सा।
यहाँ तक ठीक है? सर बस एग्जांपल्स तो बता। हाँ ठीक है ठीक है, इतने मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, तुम लिखो इतने। अच्छा, वैसे इस चैप्टर में हमारा जो ज़्यादा मतलब है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ना प्रॉपर क्रिस्टल पैटर्न्स बताने हैं, ठीक है, तो हमें सिस्टमेटिक चीज़ ही बतानी है, मतलब कहने का मतलब जो प्रॉपर अरेंजमेंट है उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अमॉर्फस का तो हमने क्लासिफिकेशन करा, बट हमारा जो डिटेलिंग है वो क्रिस्टलाइन को लेकर है। लिख लिया एग्जाम्पल्स? यस सर। ठीक है, अब नीचे ये लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग जितने टाइप के सॉलिड्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब समझते हैं ना, बिल्डिंग का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है बताओ? किसी बिल्डिंग को अगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? क्या है? ब्रिक। ब्रिक, ठीक है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बाइंडिंग फोर्सेस, जो केमिकल बॉन्ड्स होंगे हमारे, ठीक है, और कौन कौन से इसके अंदर लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दैट इज मोलिकुलर सॉलिड्स। अब मोलिकुलर सॉलिड में तुम्हें क्या लगता है कि क्या कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए? है एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर कोई जैसे अपने डायमंड का ही लिया तो उसमें कार्बन से 4 यूनिट्स बार बार कनेक्ट हो रही थी, तो वैसा। बट कार्बन मोलिक्यूल तो नहीं है, कार्बन तो एटम है। पोलर नॉन पोलर टाइप में कि हाइड्रोजन हाँ, दो कंपाउंड्स के बीच में इंटरेक्शन, यहाँ कंस्टिट्यूएंट क्या होगा हमारा? मोलिक्यूल होगा। समझ पा रहे हो? मोलिकुलर सॉलिड बोल रहा हूं तो कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? मोलिक्यूल। द स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? मोलिक्यूल होगी। अब दो मॉलिक्यूल आपस में डिफरेंट डिफरेंट तरह से अट्रैक्ट होते हैं, तो मैं अगर आइडिया दे दूं, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में लेके जाते हैं, ठीक है। एक जिसके पास कुछ भी नहीं होता, तुम्हें पता पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ये तो पता है ना? पोलर नॉन पोलर पता है, नेट डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर। यस सर। एक होता पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल का कोई एग्जांपल दे सकते हो? सर CH3 या फेमस गैस में अगर मैं ले लूं, जैसे SO2 पोलर है नॉन पोलर है? पोलर। SO2 पोलर है, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक लोन पेयर है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, तो इसका नेट यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। तुम्हें पता कैंसिल आउट तो होगा नहीं है, ये डाइपोल्स जो है कैंसिल आउट होंगे, तो न्यू नेट क्या जाएगा? नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये क्या है? पोलर है। अब ये SO2 जब दूसरे SO2 के साथ क्या करेगा? दूसरे SO2 के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा, तो ये पोलर पोलर इंटरेक्शन होगा, जिसे हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, डाइपोल डाइपोल जो वीक वेंडर वॉल फोर्सेस में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आती है नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर में जैसे मेरा CO2 ले लो, सॉलिड CO2 जो मेरा ड्राई आइस है, वो भी तो इसी का एग्जांपल है। CO2 सॉलिड जो है ये ले लूं, या फिर ठीक है जैसे I2 सॉलिड ले लूं, I2 भी तो नॉन पोलर है, ठीक है। CO2 ले लो या I2 ले लो, क्या है? नॉन पोलर है। तो एक नॉन पोलर, दूसरा भी नॉन पोलर। नॉन पोलर कैसे अट्रैक्ट करते हैं? सर इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ, इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड, मतलब LDF, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, सबसे वीकेस्ट टुच्चे कैटेगरी के, मतलब वीक में भी वीकेस्ट वाला कैटेगरी है वो, ठीक है। तो वो वाला फोर्सेस क्या होता है? जो नॉन पोलर वाले लोगों में काम आता है, ठीक है। एंड एक और चीज होती है इसी में, वीक में हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो यही है। अरे स्पेशल कैटेगरी तो थी वीक वालों की, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसमें भी तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो रहा है।
ठीक है, जैसे हमारी जो आइस है, जो हमारी नॉर्मल आइस है वाटर वाली, ठीक है, ये तो इसी का एग्जांपल है। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्लियर? ठीक है, तो अगर इसमें मुझे फोर्सेस बताने हैं, बाइंडिंग फोर्सेस, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज वेंडरवॉल फोर्सेस, या फिर वो हमारा स्पेशल केस दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? ओके, यस यस सर। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात, बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? एक बार एग्जाम्पल चेक करो, मैं सही लिख रहा हूं क्या? सर ये नाम मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों रखा गया इन द सेंस, मतलब कैटेगरी वाइज डिफाइन करने के लिए या क्या? हाँ, कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे बाइंड कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम के बेसिस पर रखा गया है। कि कंस्टिट्यूएंट कैसे, कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल है तो वो हो गया, कंस्टिट्यूएंट आयन है तो आयनिक हो गया। ठीक है, ओके देखना जरा एग्जाम्पल में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत? सॉलिड आर्गन से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? सर बकमिंस्टर फुलरलिन तो लेकिन स्ट्रक्चर वाला है, तो मॉलिक्यूल कैसे डिफाइन करें? बकमिंस्टर फ्लोरीन छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, छोटी छोटी बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स जो 60 कार्बन की बॉल्स होती हैं, ये आपस में तो नॉन पोलर होती है ना, तो नॉन पोलर कैसे अट्रैक्ट करेंगी? वीक वैंडरवाल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी। अच्छा, तो मतलब इनका एक पूरा ये कंस्टिट्यूएंट है इनका, कंस्टिट्यूएंट यही है, सबसे छोटा इनका बॉल है वो। ये कंस्टिट्यूएंट कैसे दूसरे कंस्टिट्यूएंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है? जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त एक ब्रिक को दूसरी ब्रिक से हम कैसे जोड़ते हैं? सीमेंट के थ्रू। ठीक है, तो C60 हमारी एक ब्रिक है, एक C60 की ब्रिक जो है दूसरे C60 के ब्रिक से कैसे कनेक्ट होगी? अब C60 कार्बन कार्बन है, ये तो नॉन पोलर है, नॉन पोलर वैंडरवॉल के अलावा किसी से अट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि मास के बेसिस पे वही तो है। क्लियर? समझ में आ गई? यस ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद, दैट इज आयोनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे? आयंस होंगे। ठीक है, कटायन और अनायन। तो बॉन्ड क्या होगा इनके बीच में? सिंपल, दैट इज आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, और एग्जांपल सारे हमारे आयनिक कंपाउंड कौन कौन से, किसको भी ले लूँ, NaCl ले लूँ, KMnO4 ले लूँ, जिनको भी तुम आयंस में तोड़ सकते हो, कैडमियम सल्फाइड ले लूँ, ठीक है, या और भी आयनिक कंपाउंड्स जो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात कर रहा हूँ कोवलेंट सॉलिड, ठीक है, कोवलेंट या फिर इनको नेटवर्क लाइक सॉलिड भी बोल देते हैं, नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए बताओ? कोवलेंट इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं 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 नहीं, कंस्टिट्यूएंट मतलब कौन सा मिनिमम यूनिट जो दूसरे यूनिट के साथ अट्रैक्ट करता है? एटम होने चाहिए। एटम होना चाहिए ना। ठीक है, क्या होना चाहिए? एटम होना चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड तो एटम एटम बनाते हैं ना, एक एटम दूसरे के साथ कोवलेंटली कनेक्टेड तो एटम ही होते हैं ना, मॉलिक्यूल तो नहीं होते, कोई और नहीं होते, एटम एटम के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कराकर हम लोग एटम एटम के बीच में तो बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पर कोवलेंट में बॉन्ड, वो बॉन्ड कौन सा होगा? दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ओके, एंड एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल थोड़े से इसके खास हैं। ठीक है, एक तो तुम्हें डायमंड पता ही है,
डायमंड जो है इसी का एग्जांपल है, क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन से डायमंड में किससे कनेक्टेड है, कोवलेंट से है। ठीक है, ग्रेफाइट भी यही है, ग्रेफाइट भी कार्बन कार्बन कनेक्टिविटी किसकी वजह से है, ठीक है, वो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ही है। ठीक है, एक होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, चूहे मारने की दवा। ठीक है, ये भी जो कनेक्टिविटी होती है एल्यूमिनियम नाइट्राइड में, वो भी इसी फॉर्मेट में होती है, कोवलेंट सेंस में होती है। एक सिलिका जो मिट्टी होती है SiO2, ठीक है, ये भी कोवलेंटली कनेक्टेड होता है। इसको तो थोड़ा सा मैं बता भी दूं आपको, SiO2 ऐसा रहता है, ऐसा, ये तो इम्पेरिकल फॉर्म है, SiO2 मतलब एक सिलिकन दो ऑक्सीजन, ये इम्पेरिकल फॉर्म है इसकी, बट ये इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट को ऑब्जर्व करके एक सिलिकॉन दो ऑक्सीजन ऐसा रेशियो बैठता है। ठीक है, ये सिलिका है, ये मिट्टी है जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया नीचे। ठीक है, और एक होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, ये डायमंड जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, सिलिकॉन कार्बाइड, जैसे कार्बन कार्बन कनेक्टेड था ना डायमंड में, इसमें कार्बन सिलिकॉन ऐसा रहता है, इसको कार्बोरेंडम बोलते हैं, कार्बोरेंडम, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है, कोवलेंट सॉलिड हमारे लिए खास हैं क्योंकि ये कम है, ठीक है, और ये ज़्यादा चर्चा में रहते भी हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, जिसमें मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे, मेटालिक सॉलिड्स में क्या क्या होता है बताओ। मेटालिक बॉन्ड में जब बात आती है तो किसकी वजह से आती है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेटल के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन जिनसे निकले हैं वो मेटल कर्नल्स होते हैं, ठीक है, जो रह जाते हैं। तो बॉन्डिंग किन के बीच में होती है, मेटल कर्नल्स में, और जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसमें, दैट इज मेटल कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्ड कौन सा होता है, दैट इज मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, एग्जांपल सारे मेटल्स एंड अलॉयज, मेटल्स एंड अलॉयज। क्लियर? अब एक बार इन चारों में किसी में भी अगर डाउट है तो मैं तो बता दो, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मत बोलना कि सर एक बार फिर से बताओ। हैं? अगर कोई किसी में हम लोग किसी में क्लासिफाई कर रहे हैं आउट ऑफ ऑल फोर, हम लोग ऐसा हो सकता है कि कोई एक में आ जाए और दूसरे में जाए, बिकॉज उसमें एक में आयन का हम लोग ना 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 ना, क्लासिफिकेशन प्योरली मतलब है, प्रॉपर ठीक लाइन है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया। लेकिन तो C60 फ्लोरीन को तो दोनों में कर सकते हैं ना, नहीं नहीं, सॉलिड को नहीं कर सकते। C60 फ्लोरीन बेटा एक यूनिट तो कंस्टिट्यूएंट है ना, हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम ब्रिक की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम ब्रिक के इंटरनल की बात नहीं, कंस्टिट्यूएंट का इंटरनल की बात नहीं कर रहे हैं हम। हमें सॉलिड हम एक पार्टिकल से बना ही नहीं सकते ना। तो इसमें ऐसा वाले केसेस की बात करनी है जो कि इंडेफिनिटली चल रहा है, C60 में हाँ, इसके बाद खत्म हो गया, इसलिए नहीं करने। ऑब्वियसली बात, जब सॉलिड की बात करेंगे, देख एक बात बता, मैं तेरे को एक एटम, हमें स्टेट ऑफ मैटर का इतना तो आइडिया है कि अगर मैं तुझे एक ही पार्टिकल दूं तो तू उसमें एक पार्टिकल में कोई स्टेट की बात तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बचपन में हमें ये सिखाया है कि जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो गैस होता है, थोड़ा पास होते तो लिक्विड होता है, ज्यादा पास होते तो सॉलिड होता है, यही तो सिखाया गया है। स्टेट ऑफ मैटर तो ऐसे सिखाया गया ना कि तीन स्टेट इसी बेसिस पर है कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स अगर बहुत ज्यादा है तो गैस है, मीडियम है तो लिक्विड है, और बहुत कम है तो सॉलिड है। हमने एक पार्टिकल की तो बात नहीं करी है, हमने हमेशा मल्टीपल पार्टिकल्स की बात करी है, क्योंकि सॉलिड इज अरेंजमेंट एक पार्टिकल से थोड़ी होगा, वो सॉलिड तो मल्टीपल पार्टिकल से मिलकर बनेगा ना, एक ब्रिक से मैं बिल्डिंग नहीं बना सकता ना। तो ऐसे में जहाँ पे हम लोग ये ना बोल पाए कि उसका अंत कहाँ है, उसी को स्ट्रक्चर मानना है, फिर उसके में हाँ, स्ट्रक्चर में तो मल्टीपल होना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के लिए तो मल्टीपल चीजें चाहिए होती है। ठीक है,
अब तू मतलब कंफ्यूज कहाँ हो रहा है, मैं बताऊँ, कंस्टिट्यूएंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो तुम, समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, कंस्टिट्यूएंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। जैसा C60 फ्लोरीन में तुम बोल रहे हो कि वो कोवलेंट सॉलिड होना चाहिए, अरे वो कंस्टिट्यूएंट का अंदर कोवलेंट है, बट जब सॉलिड बनेगा तो C60 करके बनेगा। C60 के बीच में कौन सा फोर्स है वो मैटर करता है, वो कोवलेंट नहीं है। दो C60 बॉल के बीच में कोवलेंट इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो कोवलेंट में नहीं है। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में कोवलेंट है, उससे मतलब हमें तो सॉलिड बनाना था, हम तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो फोकस ये करना है कि कंस्टिट्यूएंट दूसरे कंस्टिट्यूएंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या वो कोवलेंटली कर रहा है, क्या वो आयनिकली कर रहा है, क्या वो मेटेलिक कर रहा है, वो देखना है हमको, ठीक है ना। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें तुम्हें बताना है कि कौन सा किस कैटेगरी में आ रहा है। आराम से सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। लग सकता है किसी दो चीज में कंफ्यूजन हो सकता है, मोलिकुलर और कोवलेंट में तो अच्छा खासा होगा। जो डाउट तुमने ऊपर पूछा, ठीक है, ये डाउट आता है। सर ये 6 वाला 10 है। 6 वाला 10 है, हाँ SN। करो एक बार ट्राई करो। अगर सर किसी की चीज के ऊपर सॉलिड ऐसे करके लिखा है तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये सोचना है ऐसे। ये उसका कंस्टिट्यूएंट है, ओके सर। ठीक है। सॉलिड मतलब ये एक से मिलकर तो सॉलिड नहीं बनेगा, इसका रिपीटेशन होगा।
करें डिस्कस? करें बात? Yes, sir. ठीक है, पहला बताओ ब्रास में क्या होने वाला है? Metallic salt. मेटालिक सॉलिड हाँ, ब्रास तो अलॉय है तो क्या होगा? मेटेलिक सॉलिड होगा। ठीक है, अगला बताओ। Ionic. हाँ, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ये, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट आयनिक रहेंगे, आयंस रहेंगे तो आयनिक सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट। Molecular. मॉलिक्यूलर थर्ड में क्या है? थर्ड CH4 क्या होगा? मॉलिक्यूलर हाँ, CH4 के मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होगा? दैट इज मोलिकुलर। नेक्स्ट P4। मॉलिक्यूलर Epimolecular. हाँ, क्योंकि फॉस्फोरस का क्या होता है? ऐसा पिरामिड टाइप इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो एक वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, दूसरे वाइट फॉस्फोरस से, ठीक है, इस तरह से क्या होता है? वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगला फिफ्थ वाला। Molecular. फिफ्थ वाला S8 बताओ। मॉलिक्यूलर मोलिकुलर होगा ना, जैसे P4 है वैसे S8 होता है। ठीक है, तो क्या होगा? ये मोलिकुलर होगा। S8 की रिंग होती है ना, पता है कि नहीं? आइडिया? जरा 3 टाइप में होती है ना, 3 क्राउन राउंड। क्राउन हाँ, मोनोक्ले, हाँ वो ठीक है, अलग 3 टाइप में वैसे रहती है, बट ये है कि 8-8 का सेगमेंट होता है। ये देखो 5 3 8, हाँ ठीक है, वो क्राउन रहता है, वो जगह उस फॉर्म में मोनोक्लिनिक होता है, रोम्बिक होता है, सल्फर 2 टाइप के वैसे होते हैं, मतलब एलोट्रोपिक। क्या चीज़? हाँ, नॉन पोलर है। हाँ, एसिड इज नॉन पोलर। नॉन पोलर में मोलिकुलर इंटरेक्शन है। ठीक है, 6 वाला। Metallic. 6 वाला मेटल है तो क्या होगा? ये मेटालिक होगा। 7th C60 फ्लोरीन भी होती है, C70 भी होती है, 80 भी, 90 भी, काफ़ी डिफरेंट फ्लोरीन्स होती हैं, तो वो सब केस में आएंगी, मॉलिक्यूलर मोलिकुलर में आएंगी। एट्थ वाला। एट्थ वाला Ionic होना चाहिए. आयनिक ही है। ठीक है, कि आयनिक कंस्टिट्यूएंट है ना, जब K2, ये भी तो सेम सीन था ना, अमोनियम फॉस्फेट आयनिक ही तो है। ठीक है, 9th वाला Ionic. आयनिक कंपाउंड है तो ये भी क्या होगा? दैट इज आयनिक होगा। ठीक है, 10th। मॉलिक्यूलर Molecular. हाँ, एक बेंजीन का इस कंपाउंड दूसरे बेंजीन के साथ
किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, मोलिकुलर वीक वैन डर वाल फोर्स से ही करेगा। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर हाँ अमोनिया भले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू करे जैसे भी, ठीक है, बट रहेगा मोलिकुलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक +2 सल्फाइड होता है तो ये क्या होगा, आयनिक होगा। नेक्स्ट रुबिडियम मेटालिक, SiC, ये तो कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्लैक फॉस्फोरस, हाँ ब्लैक फॉस्फोरस का मैं तुम्हें बता दूं, ब्लैक फॉस्फोरस में सिचुएशन क्या होती है, जो उसकी कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट होती है वो ये होती है, ठीक है, बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, रहता है। अब ये अगले कंस्टिट्यूएंट के साथ, ठीक है, ये क्या है, इस तरह से रहता है, ठीक है, तो आगे भी ये जुड़ा रहेगा। तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि कंस्टिट्यूएंट जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है, ये कंस्टिट्यूएंट जो है वो दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज कोवलेंट से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये कोवलेंट सॉलिड। ओके, ठीक है, चलें आगे। यस सर। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ बॉन्ड को लेकर। नेक्स्ट, अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बेसिकली स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस क्रिस्टल्स के वो थोड़ी जाननी होगी, ठीक है, तो लिखे जाए सम बेसिक डेफिनेशंस। एक वर्ड होता है बेसिस, ठीक है, बेसिस बेसिकली कंस्टिट्यूएंट को ही बोलते हैं, मतलब जिसको रिपीट करके हम लोग 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो अ बेसिस कैन बी एटम, मोलिक्यूल और आयन which can be repeated in 3D to generate entire solid, ठीक है, जो कि बेसिकली क्रिस्टल है, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टलाइन की बात हो रही है, अब आगे कोई अमोर्फस वाला सिचुएशन नहीं है। बेसिस बेसिकली हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है। अब दूसरा एक वर्ड यूज होता है लेटिस, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्रिस्टल लेटिस या फिर स्पेस लेटिस, ठीक है, तीनों सेम चीज़ हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, तुमने कभी जैसे मान लो कि किसी बॉक्स में, ठीक है, आपको बॉल अरेंज करनी है, जैसे कॉस्को बॉल होती ना, वो किसी एक कार्टन होता ना, कार्टन, उसमें अरेंज करनी है, तो तुम किस तरह से करोगे, इस तरह से ही करोगे, बताओ। बेस लेयर बना रहा हूँ मैं, बेस लेयर मतलब जो उसके बॉटम पर होगी, इस तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है। अब हर एक बॉल के सेंटर पर मैं एक क्या रख दूं, पॉइंट बना दूं, कार्टन में जहाँ जहाँ बॉल का सेंटर है वो क्या बना दूं, पॉइंट बना दूं, ठीक है, नीचे एक मार्क के तौर पर उसके सेंटर से क्या बना दूं, पॉइंट बना दूं, और फिर क्या करूं, बॉल को उठा लूं, फिर क्या कर दूं, मार्क करके क्या कर दूं, बॉल को उठा दूं, तो बॉल को उठाने के बाद क्या मिलेगा, देखो ऐसे कुछ मिलेगा क्या, देखो ऐसे कुछ मिलेगा या कुछ अलग मिलेगा, ये पॉइंट्स ही तो मिलेंगे। मैंने क्या किया, कंस्टिट्यूएंट्स को उठा लिया, ठीक है, तो मुझे क्या मिल गए, सिर्फ उसके वो पॉइंट मिल गए जहां पर उसका सेंटर था, क्लियर है।
ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं लेटेस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको? लेटेस्ट पॉइंट। लेटेस्ट पॉइंट इज नथिंग बट जो भी कंस्टिट्यूएंट है उसका सेंटर, ठीक है। लेटेस्ट पॉइंट या लेटेस्ट साइड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटेस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक अरेंजमेंट को डिनोट कर रहा है। मतलब ये पॉइंट देख के मुझे पता चल रहा है कि आपने इस तरह के अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूएंट को रखा है। अब कंस्टिट्यूएंट में चाहे बॉल को हटा के कुछ और भी रख दूं, समझ पा रहे हो? मैं कंस्टिट्यूएंट बदल सकता हूं। मैं कंस्टिट्यूएंट चाहे एटम रखूं, चाहे मॉलिक्यूल रखूं, चाहे आयंस रखूं, या कुछ भी और मेटल वेटल रखूं, ठीक है, कुछ भी रखूं मैं यहाँ पर, ठीक है। मेरा अरेंजमेंट तो यही रहेगा, ठीक है। अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट से तो बदल नहीं रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस ऑफ या कंपाइलेशंस ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सर माइक लेटेस्ट बोलते हैं। क्या हुआ बेटा? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है। कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉइंट्स बेसिकली लेटेस्ट कहलाया जाता है। लेटेस्ट पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैं एक लाइन भी लिखवा देता हूं यहाँ। If you put a point at the same location in each repeated basis, then the collection of points obtained constitute a lattice, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो होता है वही क्या कहलाया जाता है? लेटिस कहलाया जाता है। क्लियर है? कोई परेशानी इसमें? लेटेस्ट पॉइंट, लेटेस्ट साइड या लेटेस्ट को समझने में कोई परेशानी? ठीक है, अगली बात करी जाए। तो पहले हमने बेसिस की बात करी, दूसरा लेटेस्ट, तीसरा वर्ड होता है यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल बेसिकली एक स्मॉलेस्ट 3D यूनिट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट में देखो, एक तो है कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट तो बहुत छोटे पे चला गया। कंस्टिट्यूएंट क्या चला गया? बहुत छोटे पे चला गया। जैसे मैं अगर बोलूं कि जब हम लोग जब कार्टन में बॉल्स अरेंज कर रहे हैं तो मैंने एक बेस लेयर अरेंज करी है। क्लियर है? एक क्या लेयर करी है? बेस लेयर अरेंज करी है। और एक क्या करी है मैंने? बेस लेयर के ऊपर एक और लेयर जब रखता हूं मैं तो मेरी 4 बॉल्स के ऊपर 4 बॉल आ जाएंगी। क्लियर दिख रही है? ये नीचे क्या है? ये 4 बॉल्स थी, ठीक है। जो बेस लेयर थी वो क्या थी? ये 4 बॉल्स थी, ठीक है। ये 4 बॉल्स के ऊपर क्या सिचुएशन होगी मेरी? 4 बॉल्स और होंगी। 4 बॉल्स के ऊपर क्या होगी हमारी? 4 बॉल्स और अरेंज होंगी, ठीक है। जब ये 4 बॉल्स के ऊपर 4 बॉल रखूंगा तो देखो इस तरह की कुछ सिचुएशन आएगी कि नहीं आएगी? देखना, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, क्यूब जैसा बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा क्यूब है, ठीक है। क्यूब में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और क्यूब के मैं एजेस पर ये मैं बॉल्स रख दे रहा हूँ। देखो ये इस तरह से, ये मेरी यहाँ 4 बॉल्स हो गई ऊपर वाली लेयर में और 4 बॉल्स हो गई किसमें? नीचे वाली लेयर में। ये बात क्लियर दिख रही है? 4 बॉल्स ऊपर का अरेंजमेंट और 4 नीचे का अरेंजमेंट, ये मिलकर क्या बना रहा है? क्यूब बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है ना, ठीक है। ये 3D सेटअप हो गया अब, ठीक है। ये क्या हो गया? 3D। मैं इस 3D वाले की बात कर रहा हूं कि ये 3D यूनिट, जो सबसे छोटी 3D यूनिट जो बन रही है, ठीक है, जिसके रिपीटेशन से आगे जाके पूरा सिचुएशन बनेगा। एक है कंस्टिट्यूएंट का रिपीटिंग यूनिट। कंस्टिट्यूएंट मतलब जो मेरा एटम है, ठीक है, बिल्कुल छोटा वाला एटम जो मैंने यहाँ पर बॉल्स रखी थी, ठीक है, वो हो गया मेरा स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। अब यूनिट सेल में क्या है? एक वो स्मॉलेस्ट 3D सिचुएशन जिसके रिपीट होने पर सॉलिड बनेगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं इसके लिए लाइन लिखवा देता हूँ। That is smallest 3D
repeating unit of crystal lattice, ठीक है। अब ये दिखता क्यूब से ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, क्यूब में ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये आगे की तरफ क्या हो गया हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो नोट की जाती हैं। एक तो जो एक्स एक्सिस पर जितनी डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस को हम लोग ए बोलते हैं, वाई एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस उसको बी बोलते हैं, और जेड एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, ठीक है। अगली चीज़, एक्स और वाई के बीच में जो एंगल है उसको अल्फ़ा बोलते हैं, ठीक है। वाई और जेड के बीच में जो एंगल है उसको बीटा बोलते हैं, और एक्स और जेड के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं, ठीक है। क्यूब के अंदर अल्फ़ा बीटा गामा कितने होते हैं बताओ? 90 एक परफेक्ट क्यूब के अंदर कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। बट माचिस देखी, माचिस तुमने मैच स्टिक का बॉक्स देखा है? yes sir Yes. मैच स्टिक्स के बॉक्स में अगर मैं बात करूं, वो क्यूबॉइड है, क्यूब है, क्या है वो? cuboid क्यूबॉइड है। और उसमें अगर मैं अल्फा बीटा गामा की बात करूं तो 9 वो भी 90 होगा, वो भी क्या होगा, 90 होगा। अच्छा, कुछ तुमने ऐसे टिल्टेड बिल्डिंग देखी है? yes sir टिल्टेड बिल्डिंग जिसमें मतलब ये अल्फा बीटा गामा कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं, मतलब वो परफेक्ट क्यूब ना हो और परफेक्ट क्या ना हो, क्यूबॉइड ना हो। मतलब ऐसा समझो कि एक क्यूब रखा है, क्यूब को तुमने प्रेस करके टेढ़ा कर दिया है थोड़ा, ठीक है, तो वो परफेक्ट क्यूब बचा नहीं, तो क्या अल्फा बीटा गामा 90 बचेंगे? 9 ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 चीज़ों के बारे में बात करिए। एक तो ए बी सी जो है मेरे क्या है, इंटरसेप्ट्स हैं, दैट इज ए बी सी आर इंटरसेप्ट्स, एंड अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये क्या है मेरे एक्सियल एंगल्स हैं, ठीक है, जिनको एक्सियल एंगल्स भी बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल भी बोलते हैं, एक्सियल एंगल्स और इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है। इन ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स बनते हैं, क्योंकि अगर मैं ए बी सी बदल दूंगा, बराबर रख दूं, अनइक्वल कर दूं, 2 इक्वल कर दूं, तीसरा अनइक्वल कर दूं, तो इस तरह से हमारे सिस्टम ऑफ लेटिस जो हैं वो फॉर्म होते हैं। तो यहाँ एक लाइन लिखी जाए, दीज 6 पैरामीटर्स define the geometry of unit cell, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पर डायग्राम देता हूँ जिससे समझ में आएगा। डायग्राम दिख रहा है? Yes, sir.
ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे जिस टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की यूनिट सेल की जो बात कर रहे थे वो क्यूब था, ठीक है। तो ये हम इसकी बात कर रहे थे जिसमें हमने बोला था कि अल्फ़ा बीटा गामा क्या होंगे 90 होंगे और ए बी सी क्या होंगे हमारे बराबर होंगी, ठीक है। सिंपल क्यूबिक फॉर्मेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरह के 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है। मतलब अभी इतना फोकस उस सेंस में मत करना एबीसी को लेकर, एक बार डायग्राम देखो इधर, इनके डायग्राम दिख पा रहे हैं। माचिस किसको बोल सकता हूं मैं, मैचस्टिक वाला जो वो था, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल या सर ऑर्थोरोम्बिक को बोलेंगे या टेट्रागोनल को बोलेंगे? और इसे टेट्रागोनल को बोलेंगे, उसमें 2 बराबर होते हैं। कौन से 2 बराबर होते हैं? अपोजिट साइड ऑर्थोरॉम्बिक। मुझे लगता नहीं कि मैचस्टिक में कोई 2 साइड्स कोई सी बराबर होती है क्या? नहीं सर, नहीं होती। नो सर, तीनों ही अलग होती है ना, ठीक है। तो वो किस में जाएगा, वो ऑर्थोरोम्बिक में जाएगा, मैचस्टिक वाला बॉक्स जो होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एंगल्स तो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। बट हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा 90 होता है, बट एबीसी जो है वो अनइक्वल होता है, ठीक है। क्लियर। अभी मैं इन सिस्टम के बारे में बात करेंगे अभी, जो भी 7 सिस्टम है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यहाँ पर दिखा रहा था, ठीक है। अब इसमें ना यूनिट सेल में किस तरह से एटम अरेंज होते हैं उनके टाइप्स हम डिस्कस कर लेते पहले, फिर ये सिस्टम्स की बात। सर, बोलो। आपने सल्फर के 2 टाइप्स बताए थे, जैसे रोम्बिक सल्फर हो गया और मोनोक्लिनिक, तो वो ऐसे से ही अरेंज होते हैं? नहीं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक का अरेंजमेंट अलग अलग रहता है। किस टाइप से बोल रहे हो, ऐसे? जैसे नीचे डायग्राम में भी दे रखे थे कि ऑर्थोरॉम्बिक तो हो गया, मोनोक्लिनिक भी दे रखे हैं, तो ऐसे सिमिलर होता है अरेंज? अच्छा, वैसे पैटर्न वाली बात करें अगर हम लोग, हाँ। ठीक है। हाँ, सिमिलरिटीज उस यहीं से उठाए गए हैं, मतलब ठीक है। बट और भी डिटेलिंग है, मतलब सिर्फ इसमें नहीं, कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर लेयर बाय लेयर वाला चीज़ जो है, ये तो हमने एक यूनिट सेल की बात करी, बट ये यूनिट सेल कैसे, एक यूनिट सेल दूसरे के साथ कैसे अरेंज करती है, एक वाला सीन भी अलग है, ठीक है। ऊपर वाला लिख लिया था, टाइप्स ऑफ यूनिट शेल। फर्स्ट वन इज सिंपल और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव सिंपल को ही बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि एटम्स जो हैं, ठीक है। आप देखो, तुम्हें मैं यहाँ पर ये जो हमारा यूनिट सेल था ना, इसमें मैं तुम्हें लोकेशन बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर एटम जो है बेसिकली आ सकता है, ठीक है। देखो, एक तो मैंने बोला कि ये कॉर्नर्स जो हैं, कॉर्नर्स एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर मेरा क्या हो सकता है, लेटेस्ट हो सकता है, लेटेस्ट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ऊपर वाली फेस नज़र आ रही है, ऊपर वाला फेस नज़र आ रहा है, ये वाला फेस, ऊपर वाला जो क्यूब का फेस है नज़र आ रहा है ये, ठीक है। इसका सेंटर अगर मैं लूँ तो वो क्या होगा, इसका फेस का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी मेरा लेटेस्ट पॉइंट बन सकता है, ठीक है। दूसरा और मैं बताता हूँ तुम्हें, कॉर्नर्स तो हो ही गए, कॉर्नर्स तो मेरे लेटेस्ट पॉइंट थे ही, मैं बोल रहा हूँ फेस का सेंटर भी मेरा क्या है, वो है, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये क्यूब का एक सेंटर होगा जिसे बॉडी सेंटर बोलते हैं, पूरे क्यूब का सेंटर, यस सर। पूरा क्यूब का सेंटर कहाँ होगा, कहीं ना कहीं वो यहाँ बीच में कहीं होगा। क्लियर? सर ऐसे होगा कि a/2, b/2, c/2। a/2, b/2 मतलब 3D में होगा। अच्छा, तो सेंस नहीं, मैं तो मुझे लग रहा है कि अलग होना चाहिए। बॉडी डायगोनल के अलाउ होगा ना? बॉडी डायगोनल पर होगा, हाँ, बॉडी डायगोनल पर वो लाई करेगा। मतलब सी से अगर इस पॉइंट, ये अगर मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा अगर बी पॉइंट है, तो इस ए बी पॉइंट के बीच में जो सेंटर पर है वहाँ आएगा, तो √3/2 पे आएगा। हाँ, मतलब वो अगर उस डिस्टेंस पर आएगा, ठीक है। बट वो भी एक मेरा क्या होगा, लेटेस्ट पॉइंट होगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगला एक और पॉइंट आएगा, वो है मेरा
एज, जो एज दिख रही है एज, ठीक है, एज का जो सेंटर है, एज का सेंटर दिख रहा है, ठीक है, यहां भी मेरा लेटेस्ट पॉइंट आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, एज का सेंटर, बॉडी का सेंटर, फेस का सेंटर और कॉर्नर, ये 4 चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ पहले। यस सर। ठीक है। अच्छा, जो बॉडी सेंटर पर जो एटम रहता है वो तो पूरा अंदर ही होता है। जो बॉडी सेंटर पे एटम रहेगा वो पूरा का पूरा एटम क्या होगा, उस क्यूब के अंदर रहेगा, तो वो पूरा फुल 100% क्या है, उसमें कंट्रीब्यूटेड है, वो क्यूब के अंदर है। अच्छा, जो कॉर्नर पर एटम बैठा है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? कॉर्नर वाला एटम, कॉर्नर वाला एटम दिख रहा है तुम्हें? कॉर्नर वाला एटम, कॉर्नर वाला एटम क्या होगा, देखो एक तो ये वाला रूम हो गया, इसके साइड में भी तो रूम होगा ना। क्लियर? ये तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, तो इसके साइड में भी एक क्यूब होगा, ठीक है, इसके पीछे भी एक क्यूब होगा और उसके पीछे भी एक क्यूब होगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बेस में चार क्यूब नजर आ रहा है बेस में। मैं ऐसा बना दूं इसको थोड़ा सा, ठीक है, कि ये मेरा 4 रूम का सेट इस तरह से है, ये रहा, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बीच में जो रखा है, देखो दिख रहा है तुमको? मैं ऊपर से देख रहा हूँ अब इसको, ये 4 रूम है, 4 रूम का ये मेरा ये वाला पॉइंट है जहां मैं बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर मेरा कोई एटम रखा है तो नीचे चारों रूम में ये एटम है, चारों रूम में ये एटम है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, ये तो ग्राउंड फ्लोर के 4 रूम है, 4 रूम के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के भी तो 4 रूम रहेंगे। 4 फ्लोर ये क्या है, 4 रूम किसके हैं, ये ग्राउंड फ्लोर के हैं। 4 रूम के ऊपर 4 रूम किसके रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर के रहेंगे। 4 क्यूब के ऊपर भी तो 4 क्यूब होंगे ना, क्यूब तो रिपीटिंग यूनिट्स है ना ये तो, ठीक है। तो जब मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर से देख रहा हूं तो मैं ऊपर उस कोने में देख रहा हूं जो ऊपर की तरफ वाला कोना है, ठीक है। तो मैं जब देख रहा था तो ऊपर वाले कोने पे देख रहा था, तो मैं बोल रहा था कि ये इस फ्लोर के 4 रूम में ये वाला एटम कंट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बट अगर मैं ऊपर वाले फ्लोर पर होता, फर्स्ट फ्लोर पर, तो मैं क्या देखता, नीचे वाला कोना देखता। क्लियर है ना? और नीचे वाला कोना, फर्स्ट फ्लोर पे नीचे वाला कोना भी तो 4 रूम में कंट्रीब्यूटेड है ना, है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। यस सर। ठीक है। तो अगर इस एटम जो कॉर्नर पर बैठा है, ये मेरे एक लेटिस में, मतलब एक इसमें यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8, क्योंकि तो 8 रूम में है, यस सर। नीचे के 4 रूम ग्राउंड फ्लोर के और ऊपर के 4 रूम फर्स्ट फ्लोर के, उसके सेंटर पे बैठा हुआ आइटम है ये जो 8 रूम में बैठा हुआ है, तो एक में कितना है, 1/8 है। क्लियर? समझ में आ गई कि नहीं आएगी बात? ये सबकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तोते उड़ रहे हैं नालायकों? नहीं सर, लेकिन इसमें एक बार आप वापस बता रहे हैं कहाँ कहाँ बैठ सकता है, मतलब बेसिस। मैंने बता दिया, वो तो मैंने बता दिया कि फेस पर बैठ सकता है, एज के पॉइंट पे बैठ सकता है, बॉडी के अंदर बॉडी सेंटर पे बैठ सकता है, ठीक है, और कॉर्नर में बैठ सकता है। मैंने बोला बॉडी सेंटर पे जो बैठा है वो पूरा का पूरा 100% अंदर ही है, तो उससे कोई लोड नहीं है, ठीक है। बट जो कॉर्नर पर बैठा है वो कितना है, 1/8 कंट्रीब्यूटेड है एक 3D यूनिट में। क्लियर? कॉर्नर वाला कितना है, ठीक है, 1/8 है। और बॉडी वाला कितना है, बॉडी के जो सेंटर पे बैठा है वो कितना है, 100% कंट्रीब्यूटेड, मतलब 1 है, एक ही के अंदर पूरा का पूरा एटम है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फेस की बात करूं, जो फेस पर बैठा हुआ है, जो फेस पर बैठा हुआ है, तुम ऐसा समझो कि एक रूम के बगल में दूसरा रूम है, एक रूम ये रहा, ठीक है, और बगल में ये दूसरा रूम है, और कोई अगर फेस पर बैठा हुआ एटम है तो वो यहीं तो बैठा हुआ है, तो वो आधा इसमें है और आधा इसमें है, ठीक है, उससे अलावा तो है नहीं। तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, 1/2। कितना करेगा, आधा इस रूम में, आधा लेफ्ट वाले में, आधा राइट वाले में। तुम ऐसा समझो अगल बगल वाले रूम अगर घर पर हैं, ठीक है,
और अगर आप उन दोनों रूम के बीच में से एसी निकाल दो, एसी, तो आधी एसी लेफ्ट में आ जाएगी, आधी एसी कहाँ जाएगी, राइट में। ठीक है, तो हाफ हाफ वाला सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो फेस पर बैठे हुए एटम होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। सर आपने फर्स्ट इसमें 2/2 का क्यों बनाया था? कि बोलो, क्या बोल रहे हैं? 2/2 का क्यों बनाया था ना, तभी आपने 1/8 बोला, क्योंकि वो 8 हिस्से थे। हाँ, अरे इससे कोई मतलब नहीं है ना, ये इनसे तो कोई दिक्कत नहीं ना, वो तो इसके साथ शेयर थोड़ी कर रहे हैं। फेस पे रखा हुआ एटम तो अगल बगल ही कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। मैं फेस की बात नहीं कर रहा, मैं बस उसकी बात कर रहा था। किसकी? तो मैं समझ गया कि वो कॉर्नर वाला, क्योंकि उसमें फिगर से थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था मुझे, बस सुनाई नहीं दिया था कि आपने 2/2 का बनाया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब अगला, अगर मैं बात करता हूँ एज की, एज को सोच के बताओ जरा, एज पे रखा हुआ एटम कितने में शेयर कर रहा है, 1/4। वो लोग बताओ। एज पे रखा हुआ एटम, एक बार रूम को देखो, अपने जिस रूम में तुम बैठे हो ना उस रूम को देखो। सबसे बढ़िया यूनिट सेल को ऑब्जर्व करने का फंडा यही होता है कि जिस कमरे में बैठे हैं उसको देख लो। क्लासरूम हो तो क्लासरूम को देख लो, ठीक है, उससे उसके कॉर्नर्स देख लो, ठीक है, उसका फेस देख लो, फेस में रखा हुआ एटम आधा इस क्लास में रहता है, आधा साइड वाली क्लास में रहता है। ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर पर रहता है एटम वो पूरा का पूरा अंदर ही होता है क्लास के। ठीक है, जो कॉर्नर में रखा है वो 8 में कंट्रीब्यूट हो रहा है, शेयर कर रहा है। अब जो एज पर रखा है, जो एज है रूम की, वो देखो जरा, एज पे रखा हुआ एटम कहाँ रहेगा, सेम फ्लोर के 4 रूम ही तो शेयर करेगा। 1/2 क्लियर है? अगर मेरा यहाँ एटम रखा है तो ये 4 इस उसके 4 रूम के साथ शेयर करेगा, तो 4 रूम के साथ शेयर करेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एज वाला 1/4 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी है? थोड़ी बहुत बात क्लियर हुई कि नहीं? ये बिल्कुल ऐसा गॉस लॉ की तरह है। गॉस लॉ कैसे, गॉस लॉ कैसे बैठा दिया तुमने? वहां पे बिल्कुल इसी में ऐसे डिवाइड करके 1/8 1/8। अच्छा, हाँ, ठीक है, समझ गया। हाँ, गॉस लॉ, हाँ, गॉस लॉ से आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि हाँ कहाँ कहाँ रेज जा रही हैं, कहाँ कहाँ फील्ड जा रही हैं। हाँ, फील्ड जितने में जा रही, गॉस लॉ के ट्रिक में आता है, ये ट्रिक से निकालने वाला तरीका होता है सर। ठीक है, तो देखो सिंपल प्रिमिटिव में क्या होता है, एटम्स आर ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम कहाँ पर प्रेजेंट है, ओनली एट कॉर्नर्स, जो सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स मुझे निकालने हो कि कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ Z से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर नहीं, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ क्या होंगे, एक क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, और एक क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना है कॉर्नर का, दैट इज 1/8। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एटम। क्लियर है? बात क्लियर? सेकेंड, दैट इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि एटम्स कॉर्नर पे तो हैं ही, बॉडी के सेंटर पर भी है, दैट इज एटम्स ऑन ईच कॉर्नर एंड एट बॉडी सेंटर। तो बताओ टोटल एटम कितने हो गए, 2। बताओ लोग बताओ। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके बताओ। 2 ही आ रहे हैं, दैट मीन्स Z इज इक्वल टू बॉडी सेंटर पर एक तो पूरा पूरा है ही है, और प्लस 8 कॉर्नर है, 1/8 कंट्रीब्यूशन। तो आंसर कितना जाएंगे, 2 एटम्स। ठीक है, एक चीज होती है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होते हैं, एटम्स कॉर्नर पे तो होते ही हैं, साथों साथ किस पर होते हैं, फेस के सेंटर भी होते हैं, दैट इज एटम्स ऑन ईच कॉर्नर
एंड एट फेस सेंटर्स। बताओ टोटल आइटम कितने आ रहे हैं? 4। 3 आ रहे हैं, 3 या 4? 4। ठीक है, तो एक तो हमारा कहाँ पर है, कॉर्नर पर है, दैट इज 8 इंटू 1/8 कितना हो गया, ये कॉर्नर वाला हो गया। ठीक है, प्लस फेस कितने होते हैं क्यूब में? फेस कितने 6। होते हैं क्यूब में? 6। एज कितनी होती है क्यूब में? एच कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ 6 इंटू कंट्रीब्यूशन कितना, हाफ है, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड फोर्थ एक होता है दैट इज एंड सेंटर्ड और बेस सर इन टाइप्स को याद रखना है ना, ये काफी सेंटर्ड। हाँ, ये मतलब अलग देखो, ये तो टाइप ऑफ यूनिट सेल है, मतलब ये क्यूबिक में भी इस तरह का पैटर्न हो सकता है। ठीक है, ये 7 सिस्टम जो बताए थे ना, उन 7 सिस्टम में ये इंटरनल टाइप होते हैं कि अगर सारे कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो एक तरह का केस हो गया, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है तो एक तरह का केस हो गया। तो उन 7 सिस्टम के अंदर का टाइप है ये। ठीक है, अभी एक टेबल भी बना देंगे हम इसका, तो वहाँ रिजोल्व हो जाएगा। ये 8 इंटू 1/8 क्या कर रहे हैं, बार बार ये दोबारा बता दीजिए। 8 इंटू 1/8 क्या करते जा रहे हैं? 8 इंटू 1/8 बेटा यहाँ कर रहे हैं कि कॉर्नर्स पर जब भी एटम होते हैं कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर हमने बताया था ना, नीचे वाले 4 रूम में भी रहते हैं एटम और ऊपर वाले 4 में भी रहते हैं। तो कॉर्नर होते कितने हैं हमारे क्यूब में? कॉर्नर पर अगर एटम है तो 8 कॉर्नर हैं, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। हमारे क्यूब में एक यूनिट सेल में, मतलब क्यूब में 8 कॉर्नर्स हैं, और हर एक एटम जो कॉर्नर पर बैठा है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है उस यूनिट सेल में, दैट इज 1/8, क्योंकि वो 8 में शेयर्ड है वो एटम। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, लास्ट टाइप ये है दैट इज एंड सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एटम्स ऑन ईच कॉर्नर एंड only one set of opposite face centers। कहने का मतलब z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो 8 इंटू 1/8, ठीक है, प्लस ओनली वन सेट ऑफ अपोजिट फेस सेंटर। तो कितने लोग आएंगे बताओ? 2 इंटू 1/2। हाँ, क्योंकि दो ही अपोजिट में तो दो ही आएंगे, और कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ, तो कितना हो गया 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। सर क्लियर आप है? एक बार इसका लैटिस ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, मतलब क्यूबिकल उसमें, किसका? इस वाले का एंड सेंटर का। आराम से, उसमें क्या दिक्कत है, कॉर्नर्स पर यूनिट सेल की बात कर रही है ना? यस सर। अब इसमें फिक्स नहीं करा गया, दैट मीन्स कोई सा भी एक हम कैटेगरी ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे राइट फेस पर एक एटम बैठा हुआ है, तो यहाँ पर लेफ्ट फेस पर एक एटम बैठा हुआ है। ओके सर। ठीक है, ना वो 7 जो पिक्चर में हमने दिखाए थे, ठीक है, उनके अल्फा बीटा गामा और ABC का ना रिलेशन का आइडिया हमें होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि किस वाले केस में क्या होता है, या कौन सा सही कौन सा गलत होता है। तो याद कराने के लिए मैं तुम्हें एक थोड़ा टेबल उस सेंस बना देता हूँ जिससे तुम्हें याद भी रहे। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, जो कि टोटल कितने हैं, 7 हैं। ऊपर वाला लिख लिया?
सर एक बार ऊपर पूरा दिखा दीजिएगा, एक बार ओके सर। चले आगे। यस सर। यस एक टेबल से बनाओ और सीक्वेंस मेरे हिसाब से रखना ताकि वो याद करने में आसानी रहे, ठीक है। दैट इज क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ पर इंटरसेप्ट्स, एक्सियल एंगल्स, possible unit cells, सर ये एक एक्स्ट्रा लैटिस कैसे आ गए? मतलब आपके पास टोटल 6 वेरिएबल है, तब भी मतलब लाइक काइंड ऑफ 6 लेके आने चाहिए, एक एक्स्ट्रा कैसे आ गया इन सेंस? तो देख ले आराम से। मैं तो मेरे पास क्या ही है, 7 तेरे सामने ही है। सर ट्राई कीजिए और एक बात क्या ना, तू जो बात कर रहे हैं 6 की, 6 वेरिएबल में छेड़छाड़ करके 6 बनेंगे, बट एक तो सिंपल क्यूबिक है ना जिसमें सब कुछ इक्वल है। अनइक्वल करके तू 6 सेट बना सकती है, ठीक है। एक सिंपल क्यूबिक है जो सब कुछ इक्वल वाला है। कौन बोल रहा था? दूसरा कुछ पूछ रहा था? सर वो ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक में अंतर ये है ना कि एक को बॉडी डायगोनल के अलोंग स्टिच किया है, एक को फेस के अलोंग स्टिच किया है सर। एक वेरिएबल का चेंज है, ठीक है। देखो इधर आप, फर्स्ट वन इज क्यूबिक, सेकेंड इज टेट्रागोनल, next is ortho rhombic and fourth one is rhombohedral, ठीक है, जिसे ट्राइगोनल भी बोल देते हैं। फिफ्थ वन इज हेक्सागोनल, sixth is monoclinic, seventh one is triclinic। यही 7 है। ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, ये जो मैंने लिखा है ना इस सीक्वेंस में, वो एक रीजन से लिखा है, दैट इज CTOR HMT, कठोर HMT। क्या है ये? कठोर HMT। HMT की घड़ी पता है तुम लोगों को? HMT की घड़ी आती थी, अभी भी आती है शायद, अभी भी आती कि नहीं आती? ठीक है। तो पहले HMT की घड़ी जो है ना, काफ़ी जैसे नोकिया जाना जाता था अपने उस सेंस में कि काफ़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, तो HMT के वॉचेस जो हैं उस सेंस में जानी जाती है कि बिल्ड क्वालिटी वाइज वो होती थी, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में क्यों कि अब तुम्हें एक पैटर्न दिखाता हूँ मैं, ठीक है। इंटरसेप्ट के अंदर देखना जरा, इंटरसेप्ट के अंदर सिचुएशन क्या होती है कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है। दूसरे में A इज इक्वल टू बी के बराबर होता है बट नॉट इक्वल टू सी होता है, ठीक है। एंड ऑर्थोरॉम्बिक में क्या होता है? A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। मतलब पहले तीनों इक्वल, पहले 2 इक्वल, तीसरा इक्वल नहीं है, और तीसरे में तीनों अनइक्वल। ऐसा ही सेम सेट नीचे होता है, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, एंड थर्ड वाले में A इज नॉट इक्वल टू बी
नॉट इक्वल टू सी। समझ में आ रहा है? 3 का सेट समझ में आ रहा है? बोलो। यस। ये 3 का सेट और यहाँ भी 3 का सेट, मतलब इस तरह से कि तीनों इक्वल, फिर एक अनइक्वल, फिर तीनों अनइक्वल। ठीक है, ये हमारा ए बी सी के बारे में बात हुई है। अब देखो अल्फा बीटा गामा में सिचुएशन बताता हूँ। पहले 3 में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दूसरे में भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरे में भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पहले 3 में तीनों इक्वल भी हैं और क्या है, हमारे 90 डिग्री के इक्वल भी हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, अगले में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो क्या होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अल्फा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, ये इक्वल होता है 90 डिग्री के। ठीक है, बट जो बीटा है वो इक्वल नहीं होता 90 डिग्री के, दैट मीन्स वो 120 डिग्री होता है। देखो क्या पैटर्न नजर आ रहा है, पहले तीन में तीनों इक्वल भी हैं और 90 डिग्री के बराबर भी हैं। अब यहाँ से बिगड़ना स्टार्ट हो गया है कि तीनों इक्वल हैं बट 90 के इक्वल नहीं है, 2 इक्वल हैं तीसरा इक्वल नहीं है, पहला और तीसरा इक्वल है दूसरा इक्वल नहीं है 90 के। बात समझ में आई? यस। ठीक है, और लास्ट वाला तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल लेटिस है जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता। दैट मीन्स ना तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ना अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और ना ही 90 के बराबर। द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम इज ट्राइक्लिनिक। ठीक है, जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, तो इस सेंस में लिखा हुआ है ताकि कठोर एचएमटी में तुम इसको इस तरह का पैटर्न बना, 1-2 बार अपने से लिख के देखोगे, ये चीज वहां पर टेबल उस टाइम पे बना लोगे। रटे नहीं जाएंगे, अलग तरीके से रटे नहीं जा पा सकते, कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ ना कुछ तुम मिक्स कर दोगे और खराब कर दोगे। और लिटरली एडवांस में मैचिंग देकर इसका पूछ रखा है, तो मतलब आप समझो कि बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ गए हैं जो कि सिर्फ नॉर्मली याद हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन वाली चीज रही हैं। ठीक है, अब पॉसिबल यूनिट सेल्स इसमें क्या क्या होते हैं ये मैं एज ए फैक्ट की तरह बता रहा हूँ। ठीक है, कि क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक भी एग्जिस्ट करता है, बॉडी सेंटर भी करता है, फेस सेंटर भी करता है। ठीक है, अगले में सिंपल क्यूबिक करता है, बॉडी सेंटर्ड करता है। उससे नेक्स्ट में सिंपल क्यूबिक करता है, बॉडी सेंटर करता है, फेस सेंटर करता है। ठीक है, एंड सेंटर भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ, सिंपल क्यूबिक एग्जिस्ट करता है, उससे नेक्स्ट में भी सिंपल क्यूबिक ही एग्जिस्ट करता है, एंड लास्ट में सिंपल क्यूबिक एंड सेंटर। ठीक है, और सबसे लास्ट में सिर्फ सिंपल क्यूबिक। ठीक है, ये टोटल गिन के बता सकते हो, ये टोटल पॉसिबल यूनिट सेल कितने आ रहे हैं? तो 14। कितने आ रहे हैं? 14 आ रहे हैं। ठीक है, इनको एक नाम बोला जाता है, दैट इज ब्रेविस लेटिस। टोटल 14 ब्राविस लेटिस। जो टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हैं क्रिस्टल सिस्टम की, उनको ब्राविस लेटिस बोलते हैं। क्लियर है? ये वो जो ऊपर मैंने डायग्राम बताया था उसके जितने भी 6 पैरामीटर्स हैं उनके बीच में इस तरह से रिलेशन हमें याद रखना है। ठीक है, बना लिया कि नहीं बनाया? ये एक बार ये क्या लिखा है, एसपी की फुल फॉर्म क्या है ये? सिंपल क्यूबिक। अरे नालायक हो, ये तो मैं ऊपर लो यहाँ लिख देता हूँ भाई। ये एससी की फुल फॉर्म है, एससी वो वाला एससी नहीं है यहाँ पर नालायक। ये बीसी की फुल फॉर्म है, ये एफसी की फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये ईसी की फुल फॉर्म है, जो टाइप ऑफ यूनिट से डिस्कस करेगी।
ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है? मतलब क्या मैं इधर से हाथ पैर मार रहा हूँ खुद अकेला? बोलो। समाचार है आ रहा है। आरडीसी वालों, ये तो इनको तो मैं फिर भी देख लूँ। जो लोग मुझसे पहले कभी नहीं पढ़े हुए हैं, उनको चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ये क्लियर है। आ रही ना समझ में? ठीक है। क्योंकि देखो, एक सिचुएशन ये थी कि हम लोग अगर सेंटर पर क्लास को करने जाएंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आरडीसी कराएं, आरएनई कराएं, मर्ज कराएं, इधर बुलाएं उधर बुलाएं। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम, एक चैलेंज है। ठीक है, क्लास को ऑपरेट करने का। ठीक है, तो डिसीजन यही लिया गया था कि क्यों ना एक इंटीग्रेटेड क्लास हम लोग मर्ज करके चलाएं और हम लोग रेगुलर चलाएं इसको। मतलब अभी ये हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ये एडवांस तक लेके जाएंगे हम लोग, मई तक। ठीक है, ये क्लास कंटिन्यूस रहेगी। इससे क्या ना, हमारे सारे ऐसे ऐसे टॉपिक जिन पर हमें कहीं ना कहीं ढंग से थोड़ी बात करनी होती है, ठीक है, जो हम क्लास में नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी एक बार पढ़ा दूंगा, क्योंकि बात क्या है ना, जो चैलेंज देखने को मिलता है ना बच्चों के साथ, वो ये है कि ये वाले टॉपिक ना उनके स्ट्रॉन्ग लास्ट तक भी नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि मेंस के लिए वो इतना प्रायोरिटी देते नहीं है, और एडवांस में फिर उनके ऊपर भार इतना हो जाता है कि वो फिर मतलब इतने जल्दी कम टाइम में इतना स्ट्रांग नहीं बना पाते टॉपिक को। तो अगर हम धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे ना, तो सेट भी होते चलेंगे। ठीक है, और साथों साथ ये है कि हम इन पे प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, तो हमारा काम भी खत्म होता चलेगा। ठीक है, ताकि जब मेंस के मॉक टेस्ट चल रहे हो तो उस टाइम पर हम एडवांस के मॉक टेस्ट करें। मतलब कब बात कर रहा हूँ मैं? जब सिलेबस कंप्लीशन के पास बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर हम सिर्फ मेंस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना। ठीक है, तो उस टाइम पर फुल एडवांस वाले भी ट्राई कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है, जब एडवांस का मॉक टेस्ट बच्चे देना ट्राई करते हैं ना, तो उसमें क्या है ना, बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलते हैं उनको जिसमें उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, लगने को देखो ऑनलाइन क्लास लगती है, नरेंद्र सर खुद वो क्लास लेते हैं हर साल। ठीक है, या बड़े भैया क्लास लेते हैं, बट मैंने ऐसा सिचुएशन देखने को मतलब देखा ही है पास्ट में, कि बच्चे उस क्लास को छोड़ने वाली हरकतें करते हैं। ठीक है, नोट्स भी नहीं बनाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि वो क्लास तो नहीं करी थी हमने, वो देखी नहीं, समझ में नहीं आया था, ये हो गया था, वो हो गया था, वो ऐसा पढ़ाते वैसा पढ़ाते, ये सब। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखवा दिया, बहुत ज़्यादा ऐसा करवा दिया। ठीक है, उन सब सिचुएशन को देखते हुए इसलिए ये क्लास को थोड़ा स्टार्ट करना पड़ा, ताकि हम अपने ही वर्जन में इन चीज़ों को ख़त्म कर लें। क्लियर है? ठीक है। यस सर। हाँ, इन पे एक दो क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर हम ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे थोड़ी। ठीक है, क्वेश्चन 1 इज, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कुछ ज़्यादा वो नहीं करा।
सर आपने वो पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है ये? बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी बात छेड़ी थी क्लासिफिकेशन के दौरान, याद करो। पहले वाले का आंसर तो पहले वाले का क्या रहा है? सर रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल और ट्राइक्लिन। है रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिन। रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, नेक्स्ट में बताओ, जो सभी तरह की यूनिट सेल रख रहा है वो कौन है? ऑर्थोरोम्बिक कौन सा? ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक। अरे टेबल में से डायरेक्ट चीज पूछ रहा हूँ मैं कैसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, प्रिमिटिव सिर्फ किसके पास है? ठीक है, एक ये रहा प्रिमिटिव वाला, एक ये रहा और एक ये रहा। यही तो तीन थे सिर्फ प्रिमिटिव वाले। और जिसके पास सब कुछ है वो कौन है? ये वाला है। ये कौन था? ये ऑर्थोरोम्बिक था। ठीक है, थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा? क्वार्ट्स आएगा। हमने यही बताया था, क्वार्ट्स आर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो मैकेनिकल स्ट्रेस को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और